नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। कल आदिकाल का कुछ हिस्सा यहाँ पर रह गया था, तो इसको करके फिर अपन नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए प्लीज़, क्योंकि बिना पूरा देखे कैसे पता चले कि क्या काम की चीज़ है और क्या नहीं। तो हम यहाँ से देखते हैं पहले रासो साहित्य। ये आदिकाल का ही आदिकाल में पढ़ा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हम देखते हैं कि रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब यहाँ की जो रासो शब्द है किस विद्वान ने किस प्रकार माना है, उसकी क्या मतलब कैसे मानी है, किस शब्द से उत्पत्ति मानी है। तो यहाँ से देखते हैं रासो साहित्य कि सबसे पहले तो रासो साहित्य में किस प्रकार की रचना की गई, वीर रस प्रदान। तो कैसी है, वीर रस। श्रृंगार का भी कुछ कुछ मिलता है इसमें, लेकिन बिल्कुल आभास मात्र, वीरता व ज्यादा प्रदर्शन हुआ है। और अब देखिए शब्द व्युत्पत्ति, जैसे हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे उन्होंने रासक माना है। क्या माना, रासक। इन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने यहाँ पे एक माना है कि एक उन्होंने माना है कि एक रासक जो था वो एक छंद था, 29 मात्राओं का अपभ्रंश का एक छंद था, इनका ऐसा मानना था। तो ये एक प्रचलित था, इसलिए रास या रासा कहते थे जिसे, और उसी की वजह से इन्होंने रासक छंद की प्रधानता, ये जो जितने भी रासो साहित्य थे उन्होंने कहा कि रासक छंद था एक, उस छंद की प्रधानता की वजह से 29 मात्राओं का था, ध्यान रखिएगा 29 मात्रा छंद था, इसी वजह से इन्होंने रासों की जो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक से माना है। तौसी यानी गारसा दत्तासी, आपको पता है इन्होंने अपना एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था, गारसा तासी। उसने राज छुए, राज छुए मतलब यज्ञ से रिलेटेड इन्होंने ये शब्द दिया। इन्होंने माना है कि जितने भी रासो ग्रंथ है उसमें राज छुए यज्ञ जो हुआ था, और उस वजह से। लेकिन जबकि आपको पता है कि जितने भी ग्रंथ थे उनमें सब में ये राजसूय यज्ञ करने का वर्णन नहीं मिलता है, तो ये ज़्यादा प्रामाणिक नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, तासी के हिसाब से इन्होंने ये शब्द, इस शब्द से उत्पत्ति मानी है। जो नरोत्तम दास स्वामी थे उन्होंने रसिक शब्द से उत्पत्ति मानी है, और जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने रसायन शब्द से उत्पत्ति मानी है। अब रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से क्यों मानी है, इन्होंने इसके ऊपर एक मतलब दी है कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। अब जैसे 12 ये 1200 या 72 और 72 नहीं है, यहाँ 1212 है। और जेठ बदी, जेठ अपने हिंदू धर्म के हिसाब से एक महीना है, बदी यानी शुक्ल पक्ष, और नवमी, बदी यानी कृष्ण पक्ष सॉरी, और नवमी बुधवार यानी बुधवार। नाल है रसायन आरंभई। अब ये देखो जो यहाँ रसायन शब्द आया, इन्होंने यहाँ से ये इसको रिलेट किया है कि जो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द का उत्पत्ति नाल है, ये वो जो अपने कवि थे। और शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, इन्होंने रसायन शब्द की जो उत्पत्ति वहाँ इस दोहे के हिसाब से इन्होंने माना है कि 1212 में जो इसकी जेठ बदी नवमी बुधवार को इसका आरंभ हुआ, और ये इन्होंने दोहा प्रस्तुत किया इस उत्पत्ति के संबंध में। इस प्रकार ये देखिए आचार्य प्रसाद ने रासक और गारसा दत्तासी ने राष्ट्रीय यज्ञ के संबंधित माना है, नरोत्तम दास स्वामी ने रसिक से माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। जबकि जो मेन प्रचलित है सामान्यतः सब लोगों ने स्वीकार किया रासक शब्द से। रासों की उत्पत्ति किससे मानी है, रासक शब्द से। और अब कुछ ये रासो रचनाएं हैं, बीसल देव रासो, ये नरपति नाल की लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की, ये आप इनके रचना और रचनाकारों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे मिलाने से जो सवाल है वो आते हैं। परमार रासो वो जगनी की है, खुमान रासो दलपत विजय की है, हमी रासो सारंगधर की है, और विजयपाल रासो नल सिंह की है। ये यहाँ पे ऐसा हुआ है। और अब इसके आगे का देखते हैं हम, ये रासो काव्य। सबसे पहले हम लेते हैं बीसल देव रासो। आपको पता है बीसल देव रासो जो है वो पृथ्वीराज विग्रह जो चतुर्थ थे उन्हीं का ही नाम बीसल देव रासो है। ये खुद एक राजा थे, और इसके रचनाकार जो थे वो थे नरपति नाल। समय इसका 1212 विक्रम संवत बताते हैं, और भाषा जो है वो पश्चिमी राजस्थानी यानी राजस्थानी भाषा हम मान सकते हैं इसका।
और आपको पता है कि जो ये राजा थे वो अपने राजस्थान से ही संबंधित थे। तो राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है ये, और इसका विषय क्या रहा है, वीर काव्य। और ये गय प्रधान है, मतलब गाया भी जा सकता है इसको, और गाते भी हैं कहीं कहीं क्षेत्रों में इसको। तो ये वीर काव्य था, और इसके 4 भाग थे। अब क्या क्या थे ये देखिए, पहला यहाँ से है। ये राजा थे परमार भोज, उसकी कन्या थी राजमती। आप ये नाम याद रखिएगा कि इसमें जो बीसल देव रासो है उसकी जो रानी थी उसका नाम क्या था, या उसकी जो नायिका थी उसका नाम क्या था, तो राजमती। तो ये थे राजमती थी, उनका विवाह किससे हुआ, ये राजा थे राजा थे, उनसे हुआ। तो इसमें ये परमार भोज की कन्या का राजमती का विवाह, ये इनका प्रथम भाग था। सेकंड भाग था राजा का उड़ीसा चले जाना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ राजा और रानी के बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी, और उससे रूठ के जो राजा थे वो 12 साल के लिए लगभग उड़ीसा चले गए, ये 12 वर्ष। और फिर तीसरा इसका जो खंड है वो रानी की वेदना, मतलब जो विरह वेदना है उनकी, उससे संबंधित है। अब यहाँ से हमारा इसमें क्या श्रृंगार रस शुरू होता है। यहाँ पे श्रृंगार रन का बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है, श्रृंगार रस का। चौथा जो भाग है वो अपने राजा और रानी वापस से मिल जाते हैं, मतलब उनका पुनर्मिलन की कथा है। इस प्रकार ये जो बीसल देव रासो है वो 4 भागों में विभाजित है। पहले उनका विवाह होना, फिर 12 साल के लिए अलग हो जाना, फिर वो दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए जो वेदना अनुभव करते हैं, जो उनकी रुष्टता के कारण जो ये सब समय उनको बिताना पड़ता अलग अलग होके, तो उसकी विरह वेदना का वर्णन है इसमें। 12 मासों का वर्णन मिलता है, श्रृंगार मिलता है, और जो नायिका है उसकी पीड़ा का किस प्रकार वो अनुभव बताती है, वो सारी मिलती है इसमें। और राजा और रानी का फिर से पुनर्मिलन, ऐसे करके 4 भाग है इसमें। और ये 125 छंद, आप ध्यान रखिए। ये वैसे ज़्यादा रचना कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, छंदों में है, तो इसलिए 125 छंद है। और एक प्रेम परक कथा है। अब जैसे आपको इसके विभाजन से पता चल जाता है कि किस प्रकार की रचना हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई युद्ध वगैरह नहीं है, इसमें तो राजा और रानी की एक प्रेम कथा से संबंधित है। तो ये प्रेम परक कथा थी। श्रृंगार रस, ये वीर रस से नहीं थी, वीर रस था इसमें लेकिन इतना नहीं, केवल आभास मात्र था, वीर रस बहुत कम। एक इसका प्रधान रस जो था उसमें श्रृंगार रस था। और इसमें कुछ उदाहरण है इसके कि ये किस रचना के हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बीसल देव रासो के हैं। कि 12 से बहुतरा, वो मैंने आपको बताया था ऊपर कि 12 से बहुतरा, मझारी, जेठ बदी, बुधवारी, ऐसे करके। और ये जो ये लाइन है वो इसी रचना की संबंधित है। और इसमें दूसरी लाइन में इसका नाम भी आता है कि नाल है रसायन, तो ये जो नाल है नरपति नाल, इसी के रचनाकार है। दूसरा है सूनी सेज विदेश पीव दो ही दुख नाल, देखिए इसमें फिर से नाल आया है, नरपति नाल इन्हीं का ही नाम है, नरपति नाल। और ये इसी की एक मतलब दोहा है कि सूनी सेज विदेश, यानी कि इसमें जो नाई रानी जो है, जो 12 साल की जो वेदना का अनुभव करती है उस समय करते हुए इसका वर्णन बताया कि पीयू भी विदेश में है और इतना दुख भी है, तो ये दोनों दुख एक साथ आए मेरे, तो ऐसा करके इन्होंने ये रचना लिखी है। और इसके आगे देखिएगा पृथ्वीराज रासो, ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें रासो काव्य में। और इसकी जो रचनाकार है वो चंद्रवरदाई है। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उनके दरबारी भी थे, और उनके साथ कई बार युद्धों में लड़ने भी जाते थे। और इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल वर्णन यहाँ पे लिखा है। हाँ, अतिशयोक्ति और कल्पना का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है, पर फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक इसमें अपनी जो पृथ्वीराज चौहान उसकी वीरता का और सौंदर्य का प्रदर्शन किया इसमें। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य महाकाव्य माना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये पृथ्वीराज रासो। रचनाकार चंद्रवरदाई हैं इसके। अब प्रामाणिकता के मामले में तो बहुत विवाद रहा है, बहुत सबसे ज़्यादा विवादित ही यही रहा है। कैसे कि इसमें देखो 3 धाराएं चली हैं, अप्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति, प्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रमाणिक, यानी किसी को लगता है कि इसके 2 भागों में, जो पहला भाग और उत्तर भाग, तो कुछ मानते हैं कि पूर्व जो भाग है वो तो कहीं हद तक ऐतिहासिकता से संबंध रखता है, लेकिन जो उत्तरार्ध है इसका, जो जब वो चढ़ाई करता है और उसको संयोगिता को लेके आता है, तो उसमें काफ़ी अतिशयोक्ति का वर्णन किया, तो उसमें अर्ध प्रमाणिक माना। अब देखिए प्रामाणिकता में कौन कौन है, रामचंद्र शुक्ल स्वयं, इन्होंने खुद ने ही अप्रामाणिक, मतलब इसको ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं और इसको अप्रामाणिक भी बता दिया, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
कवि राजा जो श्यामल दास थे उन्होंने भी अप्रमाणिक माना है। वूलर थे, इन्होंने भी, वूलर के बारे में तो ये भी कहने में आता है कि इन्होंने तो इसको छापने से भी मना कर दिया। इसकी जो ऐतिहासिकता से ऐसे हुए थे कि इसको तो छापना भी नहीं चाहिए, इसको प्रकाशित करने से ही मना कर दिया था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने भी इसको अप्रमाणिक माना है। अब दूसरा जो आता है इनका, वो आता है प्रमाणिक, मतलब इसको, इस पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किस किस ने माना है। श्याम सुंदर दास थे अपने, मिश्र बंधु थे, कर्नल जेम्स टोड थे, तो इन तीनों ने इसको प्रमाणिक माना है। अब अर्ध प्रमाणिक में कौन सा है, सवाल ज्यादातर अर्ध प्रमाणिक से पूछा जाता है, क्योंकि प्रमाणिक अप्रमाणिक तो सारे बच्चे लगभग रट के चले जाते हैं, इसने ये माना उसने माना। अर्ध प्रमाणिक में क्या, 3 ही नाम है लगभग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय सूरी और सुनीति कुमार चौहान। तो ये जो सुनीति कुमार चटर्जी है, चटर्जी, तो इन्होंने करके इसमें ये 3 लोगों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। अब आगे देखिए, अब ऐतिहासिकता के मामले में तो बहुत सारी विचारधाराएं चली, और ये एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। अब चरित्र काव्य का मतलब होता है कि किसी के भी व्यक्तित्व को उभारना, मतलब उसके चरित्र के बारे में, उसकी जो जीवन की घटनाएं हैं उनके बारे में। जैसे यहाँ पे जितना भी पृथ्वीराज रासो में जो वर्णन है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो लगभग पृथ्वीराज रासो खुद स्वयं रहे हैं। तो इसलिए एक चरित्र है, क्योंकि उन्हीं पे ही ये संबंधित है, उनके जीवन में जो घटनाएं रची, जो युद्ध किया, जो विवाह किया, जो उनकी जितनी भी सारी घटनाएं थी, उससे चरित्र रिलेटेड काव्य है, तो इसलिए ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, परंतु ऐतिहासिकता से दूर है। अब ऐतिहासिकता तो स्वाभाविकता ही आपको समझ में आ गया, क्यों बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो ऐतिहासिकता तो बहुत कम तक रही है इसमें। कल्पना और अतिशोक्ति ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये चारण और भाटों ने ही लिखा है, ये खुद चंद बरदाई कौन थे, खुद चारण और भाट थे, तो उन्होंने कल्पना का प्रयोग करना स्वाभाविक था, क्योंकि आश्रयदाता भी थे, मित्र भी थे, दरबारी थे, तो कल्पना का प्रयोग करना स्वाभाविक था। अतिशोक्ति तो किसी भी ग्रंथ में देखो थोड़ी बहुत कल्पना और अतिशोक्ति का तो मिलता ही है उसमें। और ये एक समय है 1343, लगभग मान सकते हैं 14वीं सदी। ये एक, इसमें समय का तो क्या सब विद्वानों ने अलग अलग बताया, लेकिन फिर भी समय का इतना कोई नहीं महत्व है, लेकिन हाँ अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना। और इसमें 69 सर्ग है। अब सर्ग क्या होता है, जो अध्याय होते हैं उन्हीं को ही सर्ग कहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 69 यानी गुणसूत्र सर्ग है। आगे देखिए, परमाल राशो, ये जगनिक ने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है, जगनिक। अब यहाँ पे ये कि परमाल रासो किससे संबंधित है, यहाँ पे चंदेल शासक था परमर्दी देव, उनके तो ये दरबारी कवि थे जगनिक स्वयं, और चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 सामंत थे, ये आल्हा और उदल। ये किसी युद्ध में इन्होंने इतनी वीरता और इतना शौर्य का प्रदर्शन किया कि उससे प्रभावित होकर जगनिक ने इनके ऊपर ये परमाल रासो लिखा है। आला और उद्दल ये इनके 2 बहुत ही अच्छे थे। और उत्तर प्रदेश में जो है ये आला खंड और आल्हा के नाम से ये एक लोक काव्य है। मतलब इसको जब वर्षा ऋतु का समय होता है और जब फसलों का काटने का समय होता है, बोने का, तो उस टाइम में क्या उत्तर प्रदेश में लगभग गैप है, मतलब गाने के लिए इसको काम में लेते हैं। और वर्तमान में भी अभी ये इसकी कोई प्रतिलिपि तो हमें नहीं मिलती है ऐतिहासिकता का अगर देखा जाए तो, लेकिन हाँ ये गैर रूप में आज भी विद्यमान है, इसको आज भी लोग अपने गाने के रूप में, गीत के रूप में प्रयोग करते हैं। अब शुक्ल ने इसके बारे में कहा कि ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये इसलिए कहा गूंज मात्र का मतलब है ये मात्र अभी गैता में ही मिला जाता है, इसकी कोई प्रमाणिक प्रतिलिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है, ये गानों में, गीतों में मिलता हमें, तो इसलिए। और इसका जो स्वाभाविक है वो अर्ध प्रमाणिक माना है लगभग लोगों ने इसको। और आल्हा खंड के नाम से इसको सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशन करवाया था। आला खंड के नाम से परमाल रासो है, लेकिन आला खंड के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था, चार्ल्स इलियट ने। और इसका जो श्याम सुंदर दास है, उन्होंने चार्ल्स इलियट के बाद में इसको नागरी पचारणी सभा से इसका जो दूसरी है मूल रूप से इसको प्रकाशन करवाया था। तो आला के नाम से आप चार्ल्स इलियट के नाम से देखो, और परमाल रासो के नाम से किसने करवाया, श्याम सुंदर दास ने। और आगे देखिए, खुमान रासो, दलपत विजय हैं इसके रचनाकार। और ये जो मेवाड़ के राजा थे खुमान द्वितीय, ये खुद इसमें नायक का, मतलब इनके ही बारे में लिखा है खुमान रासो, तो ये नायक थे इनके। ये कौन थे, मेवाड़ के राजा थे। और वैसे इसका वर्तमान में कोई ग्रंथ के रूप में तो प्रमाण नहीं होता है, लेकिन हाँ ये 5000 छंदों की रचना है। और इसकी प्रामाणिकता हमारे पास क्या है, यही कि इसकी जो हस्तलिखित पांडुलिपि है
वो पूना संग्रहालय में विद्यमान है। अगर हम देखना चाहें तो, जैसे कि कुमार रासो अगर पढ़ना चाहें या उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, तो ये कहाँ मिलेगा? पूना संग्रहालय में। इसकी एक हस्तलिखित जो प्रतिलिपि है वो यहाँ पे अभी भी वर्तमान में है। ये 5000 छंदों की रचना है। इसमें और किस चीज़ों का वर्णन है कि जैसे वीर रस। अब वीर रस तो देखो स्वाभाविक है कि जितने भी रासो ग्रंथ है सब में लगभग मिल ही जाएगा हमको। और श्रृंगार रस कहीं ना कहीं किसी में तो बहुत बढ़ चढ़ के प्रयोग किया और कहीं में ठीक ठाक उसके एक सहायक रस के रूप में। इसमें नायिका का भेद मिलता है और षड ऋतु वर्णन मिलता है। जो 6 ऋतु होती है उनका भी वर्णन मिलता है। और बाकी मुख्यतः ये एक वीर और श्रृंगार से सम्मिलित रूप की है। और अब इसमें देखिए हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये कि प्राकृत पेंगलम एक रचना है लक्ष्मीधर वार्ष्णेय की। ये किसकी है? लक्ष्मीधर की है। प्राकृत पेंगलम उन्हीं की रचना में हम्मीर रासो के सिर्फ कुछ छंद मिलते हैं हमें। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिला अभी, और बस कुछ छंद मिलते हैं। उसी के हिसाब से हम इसको हम्मीर रासो को मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसा वर्णन होगा। और भाषा है जो लगभग इनकी है अपभ्रंश रही है। लेकिन याद रखना पृथ्वीराज रासो की भाषा जो राजस्थानी रही थी। विजयपाल रासो ये भी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। अब हम कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कि रामचंद्र शुक्ल में इन्होंने, आपको पता है, वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल को नाम क्या दिया? वीरगाथा काल। 1050 से 1375 तक। ठीक है, इन्होंने वीरगाथा काल नाम किस हिसाब से दिया? इनकी जो 12 ग्रंथ थे उस हिसाब से इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। कौन कौन से ग्रंथ थे? उनकी जो प्रवृत्ति की पहचान है कि इन 12 ग्रंथों के हिसाब से हम इस आदिकाल को वीरगाथात्मक नाम दे सकते हैं। तो वो ग्रंथ कौन से थे? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता का। ये किसकी? विद्यापति की। आप ध्यान में रखिएगा, कीर्तिलता और ये किसकी है? विद्यापति की। कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, परमार रासो, जयचंद्र प्रकाश, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये इस प्रकार 12 जो रचना है उसमें से लगभग आज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में हमको मूल रूप में प्राप्त होती है। यानी कि ऐतिहासिकता के मामले में अभी भी ये खरी नहीं उतरी है। जो 12 रचना इन्होंने खुद ने बताई है वो खरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने अपनी 12 ग्रंथों के आधार पर जो इतने बड़े काल का नामकरण कर दिया, उसमें से इन्होंने इसको पृथ्वीराज रासो को खुद ही अप्रामाणिक भी माना है। आपको बताया था मैंने ऊपर की वीडियो में। और जबकि प्रथम महाकाव्य भी कह दिया। वैसे विडम्बना की बात है कि जो खुद 12 ग्रंथों में सम्मिलित कर रहा है और उसे अप्रामाणिक भी मान रहा है, परंतु उसी के बेस पे उन्होंने पूरे काल खंड का नामकरण भी कर दिया। तो दूसरा देखिए, 12 मासा सर्वप्रथम बीसल देव रासो में मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये श्रृंगार प्रधान रचना है। क्योंकि आपको बताया था कि वो दोनों अलग हो जाते हैं पत्नी पत्नी के रूप में और कैसे अपने 12 साल बिताते हैं, बहुत लंबा समय अलग रहते हैं। तो इसमें लगभग वेदना, विरह इन्हीं का ही वर्णन मिलता है। तो नायिका है स्वाभाविक रूप से इतने साल अलग रही तो 12 मासा तो आ ही जाएंगे। हर साल में 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बीसल देव रासो में श्रृंगार रस का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। और चार्ल्स इलियट ने 1865 में पृथ्वीराज को प्रकाशित करवाया। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। और आपको पता हो तो ऊपर मैंने बताया आल्हा खंड को भी इन्होंने ही प्रकाशित करवाया था। और ये केमास वध, ये एक समय या आप बताया था मैंने कि पृथ्वीराज चौहानों में 69 सर्ग है, उसमें से एक ये सर्ग है, खंड है, जिसको हम खंड कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं। केमासवध पृथ्वीराज का ही एक खंड है। इसमें क्या है, केमास नाम का इनका एक मंत्री रहता है। वो क्या है कि काम और वासना में इतना अंधा हो जाता है और फिर उससे क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसका वध कर देते हैं। ये देखिए, इसलिए केमास वध, इसके नाम से ही पता होता है। केमास एक मंत्री होता है, उसका वध कर देते हैं। उससे संबंधित जो है ये खंड है उसका एक हिस्सा। और जो पृथ्वीराज चौहान को पूरा किसने किया? जलहण ने। ये उन्हीं का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान का। तो इन्होंने इसको पूरा किया क्योंकि वो आपको एक रचना याद होगी पृथ्वीराज चौहान की आंखें। उसमें क्या है कि चंद्रवरदायी, और माना जाता है कि वो साथ जन्मे थे और साथ ही मर गए थे। तो ऐसी कुछ कहावत है, मान्यता, श्रुति है। हालांकि हम विश्वास से नहीं कह सकते, श्रुतियाँ हैं जो हम आगे से आगे परंपराओं से सुनते आते हैं।
तो ऐसा कुछ हुआ और इसलिए इन्होंने जलहन को, जो इनके पुत्र थे, उन्होंने पूरा किया इसको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैंने इसमें ये जो रासो ग्रंथ है वो लगभग मैंने सारे पूरे करने की कोशिश की है यहाँ पे, और बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाने की और बताने की कोशिश की है। जितना हो सकता है इसमें सारे फैक्ट्स बहुत काम के हैं। ये देखिए यहाँ पे सारा। ठीक है, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके पूरा ज़रूर देखें वीडियो को। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट इसके तीसरे पार्ट में। थैंक यू।